जी हमें स्टार्ट करना चाहिए। चलिए जी एक बार क्लियर कर दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आप लोगों को क्लियर। जी तो हमारा टॉपिक जो था वो था इंडिकेटर। व्हाट इज़ इंडिकेटर और इसकी थ्योरीज क्या क्या हैं ये वाली हम लोगों ने पढ़ना था। तो यहाँ पे देखें इन नोट्स के अंदर पहले नंबर पे जो है इंडिकेटर क्या चीज़ है। व्हाट इज़ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर एक ऐसी सब्सटेंस होती है डैट अंडरगो कलर चेंज ऑन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो जब वो मुकम्मल हो जाता है तो हम लोग उसको आम आँख से तो नहीं देख सकते हो गया है कि नहीं, तो इस डेट्स वाई हम लोग कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो बता दे कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ऐसी सब्सटेंस को ही क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, चेंजिंग इन कलर आकर एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इनके किसी रिएक्शन में जब इक्विवेलेंस का पॉइंट आ जाता है तो तब ये कलर अपना चेंज कर लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एसिड लिया हुआ है और उसके अंदर बेस डालना स्टार्ट हो रहे हैं, अब एक H प्लस एसिड से आएगा और एट द सेम टाइम अगर आप ऊपर से बेस ऐड कर रहे हैं तो OH भी आते जाएंगे, तो वो आपस में मिलके वाटर बना रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी या एक स्टेट ऐसी आएगी जब नंबर ऑफ H प्लस आयन विल बी टोटली इक्वल टू नंबर ऑफ OH आयंस, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। यानी कि ये जो इंडिकेटर है ये इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले एक अलग कलर का शो करेगा और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एक अलग कलर शो करेगा। तो ऐसी चीज़ें जो रिएक्शन की कंप्लीशन का पता देती हैं उनको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। अब कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, वो हैं रिडॉक्स इंडिकेटर्स, सेल्फ इंडिकेटर्स और एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ये तीन टाइप्स आपने याद रखनी है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कोर्स में, डेट इज एसिड बेस इंडिकेटर। बाकी रिडॉक्स इंडिकेटर और सेल्फ इंडिकेटर्स भी होते हैं और वो अलग तरह की टाइट्रेशंस होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइट्रेशन तो हमारे पास हैं एसिड बेस टाइट्रेशंस, और उनके लिए जो इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो चैप्टर है वो एसिड बेस का ही है। अब एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर्स, यानी कि जब एक टाइट्रेशन हो रही होगी, एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा होगा, तो तब जब हम लोग ऐसी चीज़ डालें बाहर से कि जो आपके पास पता कर दे कि रिएक्शन हो चुका है या नहीं, तो उसको बोलेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो हम लोग डेफिनेशन क्या वो लिख सकते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर चेंज कलर व्हेन न्यूट्रलाइजेशन आकर, यानी कि जब न्यूट्रलाइजेशन हो रही होती है तो एसिड बेस इंडिकेटर अपना रंग चेंज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो एक साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। एसिड से आता है H प्लस, ये बॉक्स एक एसिड का दूसरा पार्ट जाहिर कर रहा है, और साथ में H प्लस से क्या मुराद है कि ये एक एसिड है। इसी तरह ये जो गोला है ये बेस का वो बाकी सारा मालिक्यूल है, लेकिन बेस क्या करता है, OH आयंस देता है। तो ये H और OH आयंस मिलके क्या बना देते हैं, वाटर, और बाकी जो दोनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट। एसिड बेस के नतीजे में साल्ट बनता है और इसी को हम लोग साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर जनरली वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक होते हैं, और ये बहुत ही वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, यानी कि बहुत सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिहाज से। ज़रा सी भी पीएच के अंदर चेंज आएगी तो ये फौरी तौर पे बता देंगे कि पीएच बदल चुकी है। और पीएच कब बदलती है, जब एच या OH आयंस की कंसनट्रेशन कम या ज़्यादा होती है। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स जनरली क्या होते हैं, इटसेल्फ ये वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और कभी कभार ये बेस भी हो जाते हैं, लेकिन जनरली ये देखा गया कि ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे आपने फिनोल्फथालीन का नाम सुना होगा, तो वो क्या है, एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। और इसी तरह मिथाइल जो है वो क्या है, वीक ऑर्गेनिक बेस है, जो आगे हम लोग देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो अभी के लिए क्या है कि एसिड बेस इंडिकेटर्स आर जनरली वीक ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस। अब थ्योरीज हैं इसके बारे में, दो थ्योरीज। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स।
ऑसवाल्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे काम करते हैं। उन्होंने थ्योरी प्रपोज की, और वो थ्योरी क्या है? उन्होंने कहा कि जो एसिड्स होते हैं या इंडिकेटर्स जो होते हैं, वो इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मकसद है कि इंडिकेटर्स जो कि वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। यानी कि कोई भी आप ऑर्गेनिक चीज़ ले लें जो मुख्तलिफ मीडियाज़ के अंदर रंग बदलती हो, उसको आप इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन पे आपने ध्यान देना है। मान लेते हैं कि एक ऐसा इंडिकेटर है कि जो वीक एसिड है। आई एन डी से क्या मुराद है? इंडिकेटर। और साथ में ये जो एच है ये शो कर रहा है कि वो एक एसिड है, लेकिन वीक एसिड है। एसिड कोई भी हो, वीक हो या स्ट्रांग हो, वो उसका काम होता है एच प्लस देना। तो आई एन डी जाहिर कर रहा है इंडिकेटर का पूरा मालिक्यूल, और साथ में हाइड्रोजन आयन बंधा हुआ है। तो जब इसको किसी मीडिया में डाला जाता है तो ये क्या होता है? एच प्लस आयोनाइज होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, एच प्लस आयन मिलता है हमें, और इंडिकेटर का दूसरा एक पार्ट मिल जाता है। तो अगर इस इंडिकेटर को हम लोग एसिड बोलेंगे, तो एसिड का जो बाकी पार्ट रह जाएगा, इसको कंजुगेट बेस बोल देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि एसिड आयोनाइज हो चुका है, या ऐसे आयोनाइज होता है, या इंडिकेटर एक ऐसे आयोनाइज होता है। अब हम लोग इस इक्वेशन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं, इस इक्वेशन के ऊपर। तो जब इस इक्वेशन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट वाली साइड्स ऊपर, और प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर और रिएक्टेंट वाली साइड्स नीचे। तो इंडिकेटर की कंसंट्रेशन ये यहाँ पे लिख दी, साथ में एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन वो यहाँ पे लिख दी, यहाँ से उठा के। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास ये और बटे में क्या आ जाएगा? एसिड आ जाएगा या इंडिकेटर आ जाएगा। वो इंडिकेटर और एच प्लस इसी तरह लिख लिया, और वहाँ पे के सी होता है। तो के सी से मुराद है आयनाइजेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे आई एन लिख देना है आपने, ताकि पता चल जाए ये एक इंडिकेटर के लिए इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है। आगे इसका स्टेप देखते हैं। अब क्या करना है आपने? इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। मतलब कहने का कि यहाँ से आपने H प्लस आयन एक ही तरफ रहेगा, और बाकी सारी चीज़ें आप दूसरी तरफ ले जाएं। यानी कि H प्लस इसी तरफ, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, आप उधर क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि के इंडिकेटर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, और ये इंडिकेटर ऊपर ज़रब हो रहा है, ये इसके आगे बटे में हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा। बस रीअरेंज किया है। वो रीअरेंज हमने इसलिए किया है ताकि हम लोग एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर लें इन दोनों के बीच में। अब ये रिलेशन आ चुका है, आपने जिसको मैंने कलर्ड किया है, आपने दोनों तरफ इसका माइनस लॉग ले लेना है। इस तरफ भी माइनस लॉग ले लिया, और इस तरफ भी माइनस लॉग ले लिया। अब इस तरफ माइनस लॉग लिया है तो माइनस लॉग एच प्लस बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस लॉग, ये सारी टर्म्स ऊपर वाली क्या हो रही हैं? ये ज़रब हो रही है, और नीचे वाली तकसीम हो रही है। मैंने ये एक टर्म के साथ माइनस लॉग अलग से लिख दिया, और दूसरी टर्म जो कि तकसीम में हो रही थी उनके साथ माइनस लॉग अलग से लिख दिया। बाकी सारी इक्वेशन इसी तरह हैं, यानी कि दोनों तरफ आपने माइनस लॉग ले लिया है। जी, यहाँ तक क्लियर है? मुझे बता दें एक बार। चलें आगे देखते हैं इसको। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस क्या होती है? पी एच। और किसी भी आयनाइजेशन कांस्टेंट का अगर आप माइनस लॉग लेंगे तो वो क्या हो जाता है? पी के इंडिकेटर बन जाएगा। अगर यहाँ पे के ए होता तो पी के ए बन जाता, पी के बी बन जाता। इस तरह के इंडिकेटर है अगर ये वाला, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पी के इंडिकेटर लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस माइनस को हटा के प्लस लिख दिया। और आपको पता होना चाहिए कि अगर माइनस को प्लस में हटाना है और साथ में लॉग भी है तो ये टर्म्स इन आपस में उलट जाती हैं। यानी कि इंडिकेटर जो कंजुगेट बेस है ये ऊपर चली जाएगी, और इंडिकेटर एच जो है ये बटे के नीचे आ जाएगा। बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज ही किया है हमने स्टेप को भी। अब हमें पता है कि अगर इसको हम लोग वर्ड की फॉर्म में लिखें तो पी एच के नीचे पी एच, पी के इंडिकेटर, साथ में लॉग। अब ये इंडिकेटर माइनस की कंसंट्रेशन से मुराद था, ये आयोनाइज्ड फॉर्म थी। आयोनाइज्ड फॉर्म से क्या मुराद है? टूटी हुई फॉर्म है ये वाली फॉर्म। आयोनाइज का मतलब था आयंस में बदली हुई।
तो ये वाली हमारे पास ऊपर पड़ी थी, तो हमने लिख दिया इसको आयोनाइज्ड फॉर्म, और बटे में क्या हो जाएगा, H इंडिकेटर के साथ जो H+ है यानी कि एसिड इसी तरह पड़ा हुआ है, तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, यानी कि इंडिकेटर की अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। ऊपर आयोनाइज्ड फॉर्म और नीचे अनआयोनाइज्ड फॉर्म, यानी कि अब ये जो आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन है ये बटे के अंदर, ये डिसाइड करेगी, और उसके साथ साथ पीएच डिसाइड करेगी कि आयोनाइज कौन रहेगा या अनआयोनाइज्ड कौन रहेगा। क्योंकि आप देखें पीएच और ये बटे के ऊपर वाली चीज़ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच बढ़ेगी इसका मतलब है आयोनाइज्ड फॉर्म बढ़ रही है, और अगर पीएच किसी सोल्यूशन की घटेगी तो इसका मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म बढ़ रही है, यानी कि वो डिसोसिएशन होना बंद हो चुका है, बल्कि वो मॉलिक्यूल एसोसिएट होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ तक आपने रिलेशन ड्राइव करना है अगर ये पेपर में आ जाए फास्ट वर्ल्ड की थ्योरी। और इसके नीचे एक लाइन आपने लिखनी है, इट इज़ अज्यूम्ड डैट इफ़ इंडिकेटर कंसंट्रेशन यानी कि आयोनाइज कंसंट्रेशन इज़ लेस देन 9%, यानी कि बहुत कम डिसोसिएट अगर कोई चीज़ हुई है, यानी कि इसका मतलब है एसिड इज़ नॉट डिसोसिएटेड और इंडिकेटर इज़ नॉट डिसोसिएटेड। 9% टूटने का एक तो वो ऑलरेडी वीक है, और अगर पानी में जाएगा या किसी सोल्यूशन में डाल देंगे उसको तो वो डिसोसिएट ही नहीं होगा। तो अगर 9% से उसका जो डिसोसिएशन है वो कम है तो कलर चेंज डज नॉट आकर, तो उसका कोई रंग नहीं बदलता, जैसा वो पड़ा होता है वैसा ही वो शो हो रहा होता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएगा 9% से तो फिर ना कोई कलर चेंज आएगा। तो बस एक बात याद रखनी है, 9% एक क्राइटेरिया रखा गया है कि 9% से अगर कम डिसोसिएट होगा तो कलर नहीं आएगा, अगर 9% से ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएगा तो कलर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी, तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स हैं जनरली जो एग्जांपल्स के अंदर लिए जाते हैं। सबसे पहले तो है एक्शन ऑफ फिनाफ्थालीन, यानी कि फिनाफ्थालीन कैसे काम करती है, ये आपने देखा होगा लैब के अंदर भी। ये पिंक कलर का सोल्यूशन होता है जब बेस वो डाली जाती है इसमें। तो फिनाफ्थालीन एक इंडिकेटर है और ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो इट कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर, क्योंकि जनरली कॉमन टाइटेशंस क्या होती हैं, एसिड बेस टाइटेशंस ही होती हैं। यानी कि आप बीकर के अंदर कोई एसिड ले लेते हैं और ब्यूरेट के अंदर कोई बेस ले लेते हैं, वो आप उसकी टूटी खोलना चालू करते हैं, एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा होता है, और साथ में आप कोई इंडिकेटर भी डाल देते हैं। ठीक, तो आप ये देखें कि कलर इन एसिडिक मीडियम, इसका जो यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे कि यहाँ पे कलरलेस लिखेंगे, यहाँ पे आप कलरलेस लिखेंगे। यहाँ पे मैं अगर इसको वो करूँ, यहाँ पे लिखेंगे आप कलरलेस। तो फिनाफ्थलीन क्या है, ये कलरलेस है इन एसिडिक मीडियम वाइल पिंक इन बेसिक मीडियम, यानी कि अगर पीएच जो है ये कम रहेगी तो ये अपना रंग शो नहीं करेगा। ये वैसे पानी के रंग का होता है फिनाफ्थलीन का सोल्यूशन, अगर तो एसिड है उसमें डालेंगे तो कोई कलर नहीं शो होगा। लेकिन जो ही पीएच बदलेगी तो यानी कि बेसिक मीडियम की तरफ जाएगी तो ये क्या शो करना शुरू कर देगा, पिंक कलर शो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है इट इज़ इंडिकेटर। एसिडिक मीडिया के अंदर ये कलरलेस है और बेसिक मीडिया के अंदर ये पिंक इन कलर है। अगर इसकी पीएच रेंज की बात की जाए तो जनरली क्या होता है कि ये 8 से 10 पीएच के बीच में काम करता है, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें 8 से 10 पीएच के बीच बीच में रिएक्शन हो रहा हो या पीएच का वेरिएंस आ रहा हो तो उसको बोलते हैं कि हम लोग फिनाफ्थलीन इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइट्रेशन के अंदर ये फिनाफ्थलीन इंडिकेटर ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लें अब एक बीकर के अंदर आपके पास या एक फ्लास्क के अंदर 0.1 मोलर ASCl है, आपने यहाँ पे एक एसिड ले लिया है, तो आप इसके अंदर जब सम ड्रॉप्स ऑफ फिनाफ्थलीन डालेंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि ये फिनाफ्थलीन इटसेल्फ एक एसिड है और ये एसिड में जाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जब आप उसमें बेस ऐड करना स्टार्ट करते हैं
और वो भी मान लेते हैं 0.1 मोलर बेस आप ऐड कर रहे हैं ऊपर से ब्यूरेट लगा के, तो एक रिएक्शन चालू होगा जो नीचे लिखा हुआ है 0.1 मोलर HCl प्लस 0.1 मोलर NaOH, ये साल्ट भी बनाएंगे और वाटर भी। तो तब तक ये कलर शो नहीं करेगा जब तक इन दोनों की आपस में अमाउंट इक्वल नहीं हो जाती। जो ही बेस का एक भी ड्रॉप आया जो एक्सेस में होगा, तब ये अपना कलर शो कर देगा पिंक कलर, जब ताकि हमें पता चल जाए कि बेस अब एक्सेस में हो चुकी है। तो ये एक एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल होता है कि आप एसिड के अगेंस्ट बेस को टाइट्रेट करते हैं और एक इंडिकेटर फिनाफ्थलीन डाल लेते हैं। एसिड में वो कलरलेस है और बेसिक मीडियम में जाके पिंक हो जाता है। तो आसवर्ल्ड ने यही बोला कि 9% से अगर कम इंडिकेटर डिसोसिएट होगा तो कलर नहीं आएगा, अगर 9% से ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो कलर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है इसी आस्टवर्ल्ड थ्योरी में कि एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। एक मिथाइल ऑरेंज कैसे काम करता है, ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। फिनाफ्थलीन एक वीक ऑर्गेनिक एसिड था और लेकिन मिथाइल ऑरेंज वीक ऑर्गेनिक बेस है। कोई भी वीक ऑर्गेनिक चीज़ हो उसको इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मिथाइल ऑरेंज भी क्या यूज़ किया जाता है, एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है। ये एसिड के अंदर तो रेड कलर का होता है लेकिन बेस के अंदर ये येलो कलर का हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि कोई आपने चेक करना है एसिड है या बेस है, उसमें मिथाइल ऑरेंज के कुछ ड्रॉप डाल दें। अगर तो एसिड हुआ तो रेड कलर शो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो एसिड हुआ होगा। अगर कोई बेस सोल्यूशन है वो येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो वर्किंग रेंज है पीएच की वो क्या है, 3.1 से 4.4 के बीच में काम करता है ये। तो एक बात आप याद रखेंगे, मिथाइल ऑरेंज का जो वर्किंग पीएच है वो 3.1 से 4 है, यानी कि ये एसिडिक मीडिया में ही काम करता है जनरली। और ये जो फिनाफ्थलीन है ये बेसिक मीडिया में काम करता है, क्योंकि उसके पीएच की क्या है, 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा वाले बेस और 7 से कम वाले एसिड। जी यहाँ तक क्लियर है। जी, तो अब थ्योरी आती है हमारे पास दूसरी थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली पेपर में पूछी भी जाती है कि क्यूनोनाइड थ्योरी क्या है इंडिकेटर्स की, ठीक है ना। अगर बाय नेम पूछ लें वो क्यूनोनाइड थ्योरी क्या है तो ये आपने थ्योरी लिखनी है। अगर वैसे पूछ लें कि थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स क्या हैं तो फिर ये दोनों लिखनी है आपने, आस्टवर्ल्ड वाली भी और ये क्यूनोनाइड वाली भी। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि अब ये पहले तो क्वांटिटेटिवली मेजर कर रही थी कि 9% से ज़्यादा डिसोसिएशन होगा तो कलर आ जाएगा, 9% से कम होगा तो कलर नहीं आएगा। लेकिन ये थ्योरी क्या करती है, हमें बताती है रीज़न कि कलर क्यों चेंज होता है, ठीक है। तो टेल्स अस काज ऑफ कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर्स। अब ये थ्योरी का पास्टुलेट क्या है कि इट कंसिडर एसिड्स एज ऑर्गेनिक डाइज। पीछे वाला जो थ्योरी था ऑस्टवर्ल्ड का, उसने कहा कि ये वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या बेस होती हैं इंडिकेटर्स, लेकिन इसने कहा कि ये एक ऑर्गेनिक डाइज होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए डाइज जो भी होंगी वो रंग शो करती हैं, ठीक है ना। तो इसका एक ही जो मेन पर्पस था, उसने कहा कि कलर तब बदलता है जब बेंजोनाइड फॉर्म क्यूनोनाइड फॉर्म के अंदर बदलती है ड्यूरिंग रिएक्शन। यानी कि कोई एक रिएक्शन हो रहा हो और उसके दौरान अगर कोई बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये देखें बेंजीन बनाई हुई है और साथ में ये छोटे से धागे नुमा चीज़ें हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ चीज़ें लगी हो सकती हैं, इधर कोई ग्रुप्स लगे हो सकते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर हो सकते हैं। बस हमारा फोकस ये होना चाहिए कि रिएक्शन के दौरान अगर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह बदल जाए कि ये डबल बॉन्ड हो जाए और ये एक दूसरे से अपोजिट साइड पे चले जाएं, तो इस फॉर्म को बोला जाता है क्यूनोनाइड फॉर्म। इसको बोलेंगे बेंजोनाइड फॉर्म क्योंकि इसके अंदर बेंजीन मौजूद है। लेकिन अगर बेंजीन मौजूद नहीं है, ये इस तरह डबल बॉन्ड एक दूसरे से दूर चले गए हैं, कॉन्जुगेशन ख़त्म हो गई है, तो इसको बोलेंगे क्यूनोनाइड फॉर्म। तो इस थ्योरी ने यही बोला कि अगर कोई चीज़ बेंजेनाइड फॉर्म के अंदर कलर्ड है और वो क्यूनोनाइड फॉर्म के अंदर जा रही है तो उसका कलर चेंज हो सकता है। और ये किस वजह से ऐसे होता है कि बेंजेनाइड फॉर्म क्यूनोनाइड फॉर्म के अंदर जाती है, ये होता है पीएच में चेंज की वजह से। यानी कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान पीएच चेंज हो रही है, मान लें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो
एसिड नीचे लिया हुआ है, बेस ऊपर लिए हुआ है आपने, तो जो 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 बेस आप ऐड कर रहे हैं आप बेसिक रेंज की तरफ जा रहे हैं। जब आप बेसिक रेंज के अंदर जा रहे हैं तो ये फिर बेंजीनाइड फॉर्म भी क्विनोनाइड फॉर्म के अंदर जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ों का रंग होता है, किसी भी चीज़ का कलर जो होता है ख़ासतौर पर डाइज का, इट इज़ ड्यू टू डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से होता है, या कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हों उनकी वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट और डी एक्साइट हो रहे होते हैं। यहीं से कंटिन्यू करते हैं, दोबारा लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, इसी को ज्वाइन करें।